कभी कभी रात की खामोशी में कोई दरवाजा अपने आप खुल जाता है। कभी किसी पुराने घर से आती है एक अनजानी सिसकी, और कभी हवा में तैरती है किसी अधूरी दुआ की गंध। लोग कहते रहे ये सब वहम है, पर जो देख लेता है, जो सुन लेता है, वो जानता है हर रूह की अपनी एक कहानी होती है। ये वही कहानियां हैं जहां डर, दर्द और रहस्य एक साथ सांस लेते हैं, जहां अंधेरा भी बोलता है और खामोशी भी चिल्लाती है। तो अब अपने कमरे की बत्तियां बुझा दो, कानों में हेडफोन लगाओ, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ कहानी नहीं, एक रूहानी किस्सा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चेतन है और मैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू शहर के पास में मौजूद एक बंजारा नामक गांव का रहने वाला हूं। आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर आया हूं वो मेरे साथ घटी एक ऐसी डरावनी घटना की कहानी है, जिस घटना को मैं आज तक भी नहीं भुला पाया हूं। जब वो घटना मेरे साथ हुई थी, उस वक्त मैं मेरे मन में यही सोचा करता था कि ये जो भूत प्रेत, चुड़ैल डायन या फिर किसी की मौत के बाद उसकी आत्मा की जो भटकने वाली बातें होती हैं, ये सब बनावटी बातें होती हैं। क्योंकि मैं बचपन से ही अपने दादाजी के साथ बैठकर गीता पढ़ा करता था, और जब मैं गीता पढ़ा करता था तो गीता में बताया जाता था कि इंसान का जो शरीर होता है वो उसकी आत्मा के लिए सिर्फ एक कपड़े की तरह है। अगर किसी भी कारणवश वो आत्मा उस शरीर को छोड़ देती है, तो फिर जिस तरीके से इंसान एक कपड़े को छोड़कर दूसरा कपड़ा बदल लेता है, ठीक उसी तरीके से एक आत्मा भी एक शरीर को त्यागने के बाद कोई दूसरा शरीर पकड़ लेती है। तो ऐसा गीता में पढ़ने के बाद मैं हमेशा मेरे मन में यही सोचा करता था कि ये जो बड़े बुजुर्ग लोग इन भूत प्रेत और भटकती हुई आत्माओं की बातें करते हैं, ये सब सिर्फ अफवाहें हैं और इनमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन उस वक्त मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर जिंदगी में मेरे साथ ही एक ऐसा हादसा होगा, जिस हादसे में मुझे ये बात समझ में आएगी कि अक्सर बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनके दो पहलू होते हैं, लेकिन हम सिर्फ एक पहलू की सच्चाई जानकर उसी बात को सच मान लेते हैं। लेकिन जब दूसरे पहलू की सच्चाई अपने सामने आती है, तो उस वक्त हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। और ऐसा ही कुछ उस वक्त मेरे साथ भी हुआ था, जब वो घटना मेरे साथ हुई थी। जिस वक्त मेरे साथ वो सब कुछ हुआ था, उस वक्त मैं इतना ज्यादा डर चुका था कि डर के मारे मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई थी। इसके साथ ही उस वक्त मुझे ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस वक्त मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सच है या फिर मैं कोई सपना देख रहा हूं। दरअसल ये बात आज से लगभग 8 साल पहले की है। उस वक्त मैं अपने गांव से दूर कसौली में अपने मामा जी की एक होटल में काम किया करता था। दरअसल कसौली में मेरे मामा जी की एक होटल थी, जहां पर अक्सर हिमाचल घूमने जो लोग आते थे वो रुका करते थे। तो ऐसे में उनको वहां पर स्टाफ की जरूरत थी, जिसके चलते उन्होंने मुझे वहां बुला लिया था। क्योंकि स्कूल की पढ़ाई के बाद मेरा भी पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं था, इसी वजह से मैं जल्द ही कुछ काम धंधा करना चाहता था। पर जैसे ही मेरी माँ ने इन सब चीजों के बारे में मेरे मामा जी को बताया, तो उन्होंने उसी वक्त से मुझे अपने साथ अपनी उस होटल में काम पर रख लिया था। अब जिस वक्त मेरे साथ वो खौफनाक घटना हुई थी, उस वक्त तक मुझे उस होटल में काम करते हुए लगभग 3 से 4 साल का वक्त बीत चुका था। और उन 3 से 4 सालों के दौरान मैं बहुत बार वहां से दिन के वक्त और रात के वक्त दोनों टाइम ही सफर तय करके अपने घर पर आया जाया करता था। लेकिन कभी भी मेरे साथ कोई भी ऐसा वाकया नहीं हुआ जिसकी वजह से मुझे थोड़ा बहुत भी डर लगे। लेकिन एक बार जब बाहर की तरफ काफी तेज बर्फबारी हो रही थी, तो उसी दौरान होटल के रिसेप्शन का फोन बजता है। और जैसे ही फोन बजता है, तो उस वक्त रिसेप्शन पर मेरे मामा जी ही बैठे हुए थे, जिसके चलते उन्होंने ही जाकर उस फोन को उठाया था। जब उन्होंने फोन को उठाया, तो कुछ देर तक बात करने के बाद वो मेरे पास आते हैं, और मेरे पास आकर उन्होंने मुझसे कहा कि तुझे अभी की अभी घर पर निकलना पड़ेगा। अब जैसे ही उन्होंने मुझे उसी वक्त घर पर निकलने की बात कही, तो मैं रिसेप्शन वाली दीवार के ऊपर जो दीवार घड़ी लगी हुई थी, उसकी तरफ देखकर उनसे थोड़ा चौंकते हुए कहता हूं कि मामा जी इस वक्त? तो मेरे मुंह से वो बात सुनकर वो मुझसे कहते हैं कि हाँ, तुम्हें इसी वक्त घर पर निकलना पड़ेगा। तो अब जब दोबारा से भी उन्होंने यही बात कही, तो मैं थोड़ा घबराते हुए उनसे पूछता हूं कि घर पर सब कुछ ठीक तो है, कहीं किसी को कुछ हो तो नहीं गया है? तो मेरे ऐसा पूछते ही वो थोड़ा मुस्कुराते हुए मुझसे कहते हैं कि अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल कल सुबह जल्दी ही तुझे देखने के लिए कोई लड़की वाले आने वाले हैं,
तो इसी वजह से तुझे आज ही अपने घर के लिए निकलना पड़ेगा। अब जैसे ही मेरे मामा जी ने किसी लड़की वाले के आने की बात कही तो उस वक्त मैं भी शर्म के मारे अपनी नजरें नीचे झुका लेता हूं, क्योंकि उस टाइम पर मेरी शादी की बातें चल रही थी और घर वाले पूरी तैयारी के साथ कहीं ना कहीं मेरी शादी करवाने में जुटे हुए थे। इसी वजह से अब मामा जी के कह देने के बाद अगर वो मुझे रोकते भी तो भी मैं उस रात होटल में नहीं रुकता और उसी वक्त अपने घर पर निकल जाता। लेकिन ना ही तो उन्होंने मुझे रोका और ना मैं खुद रुका। उनके उतना कहते ही मैं तुरंत अपने कमरे में जाता हूं और अपना सारा सामान एक बैग में समेटकर उसी वक्त अपने होटल से बाहर निकल जाता हूं। लेकिन जैसे ही मैं होटल से बाहर निकला तो बाहर निकलते टाइम मेरे मामा जी मुझे पीछे से आवाज लगाकर कहते हैं कि थोड़ा ध्यान से जाना, हिमाचल की सड़कों पर इंसानों के अलावा और भी बहुत सी चीजें घूमती हैं। अब जैसे ही मेरे मामा जी ने पीछे से मुझे ये आवाज लगाई तो मैं उनसे पलट कर कहता हूं कि इंसानों के अलावा मुझे किसी और चीज से डर नहीं लगता है, क्योंकि उस वक्त उन्होंने मुझसे जो बात कही उसके बारे में मैं समझ चुका था कि वो किसी भूत प्रेत या फिर भटकती हुई आत्मा की ही बात कर रहे थे। क्योंकि हिमाचल की सड़कों पर बहुत से ऐसे पॉइंट थे जहां पर अक्सर आए दिन एक्सीडेंट होते रहते थे और वो जो एक्सीडेंट होते थे वो सिर्फ कुछ चुनिंदा जगहों पर ही होते थे और उन चुनिंदा जगहों पर एक्सीडेंट होने के पीछे की लोग ये वजह बताते थे कि अक्सर वहां पर जो एक्सीडेंट होते हैं और उनमें जो लोग मारे जाते हैं उनकी आत्माएं वहीं पर भटकती रहती हैं और फिर वो उन रास्तों से गुजरने वाले राहगीरों को भी अपनी तरह ही मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहानी में पहले बताया कि मैंने तो गीता में शुरू से पढ़ रखा था कि ये सब आत्मा कुछ नहीं होती हैं। इसी वजह से मैं इन सब चीजों पर इतना ज्यादा विश्वास नहीं करता था। लेकिन अब उस रात जब मैं अपनी उस मामा जी वाली होटल से बाहर निकला था तो उस वक्त तक रात के लगभग 10:30 बजे का वक्त हो चुका था। हालांकि उस वक्त तक बर्फबारी की रफ्तार थोड़ी कम हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो थोड़ी स्नोफॉल वाली टाइप में गिर ही रही थी। अब मैं उस पहाड़ी के बगल वाली सड़क से पैदल ही नीचे की तरफ उतर रहा था, क्योंकि जो बस स्टैंड था वो हमारी उस होटल से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर था और जिस भी मुसाफिर को बस से कहीं जाना होता था तो उसको हम लोग पैदल ही बस स्टैंड की तरफ भेजते थे। तो इसी वजह से उस दिन मुझे खुद को भी वहां से पैदल ही बस स्टैंड की तरफ जाना पड़ रहा था, क्योंकि हमारी वो जो होटल थी वो एक पहाड़ी पर ऊपर की तरफ बनी हुई थी जहां से घुमावदार रास्ता नीचे की तरफ आता था। हालांकि जो टूरिस्ट लोग वहां पर रुकने के लिए आते थे वो तो अपनी केब वगैरह या फिर कोई टैक्सी पकड़ कर आते थे, जिसके चलते उनको इतनी दूर पैदल नहीं आना पड़ता था। अब मैं अपने कानों पर हेडफोन लगाए गाने सुनते हुए उस सड़क पर चलता हुआ जा ही रहा था कि तभी अचानक से ही मुझे पीछे की तरफ से किसी की आवाज सुनाई देती है। यानी कि जिस वक्त मैं अपने हेडफोन में गाने सुन रहा था तो उस दौरान मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मुझे पीछे से आवाज लगाई है, क्योंकि उस वक्त मैंने जो हेडफोन लगा रखा था उसकी वॉल्यूम इतनी ज्यादा नहीं थी कि मुझे किसी की आवाज ही सुनाई ना दे। अब एक बार के लिए तो जब मुझे वो आवाज सुनाई दी तो मैं उसको नजरअंदाज करता हूं और बिना रुके आगे की तरफ चलता रहता हूं। लेकिन फिर 5 से 7 कदम चलने के बाद फिर से मुझे बिल्कुल वैसी ही आवाज सुनाई देती है कि जैसे कोई पीछे से आवाज लगाकर मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है। अब इस बार जब दोबारा से मुझे वो आवाज सुनाई दी तो मेरे चलते हुए कदम अचानक से रुक जाते हैं और जिस जगह पर मुझे वो आवाज सुनाई दे रही थी वो जगह बिल्कुल सुनसान थी। अब मेरी ये बात सुनकर आप लोग सोचोगे कि अभी अभी तो मैं अपनी होटल से निकला ही था, तो फिर इतनी दूर आते ही भला कोई जगह सुनसान कैसे आ गई? तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप में से कोई कभी हिमाचल घूमने के लिए गया है तो उसने बहुत सी जगहों पर यह देखा होगा कि जो पहाड़ के ऊपर होटल बनी हुई होती हैं वो ऊपर चोटी पर बनी हुई होती हैं और फिर उनसे जो घुमावदार रास्ते नीचे की तरफ उतर कर आते हैं वो पूरी तरीके से दोनों तरफ से जंगल नुमा इलाके से घिरे हुए होते हैं, जिसमें एक तरफ तो ऊंचा सा पहाड़ होता है और एक तरफ गहरी खाई होती है। और अगर वैसे रास्तों पर आप रात के वक्त अकेले में सफर तय करते हैं तो आपको जो असली डर का एहसास होता है वो मेरे हिसाब से किसी और जगह पर कभी नहीं होगा। लेकिन क्योंकि मैं तो वहां पर इतने लंबे टाइम से रह रहा था और मेरा वहां से रोज का ही आना जाना हो गया था, तो उस चीज के चलते मुझे उस सुनसान रास्ते से बस स्टैंड की तरफ जाने में इतनी हिचकिचाहट नहीं हो रही थी। और बहुत सी बार मैं रात को 11 बजे से 12-1 बजे तक भी होटल में जब किसी सामान की कमी पड़ जाती थी तो उसको लाने के लिए नीचे मार्केट की तरफ भी जाता था।
जिसके चलते मैंने कभी भी अपने मन में ये नहीं सोचा था कि उस सुनसान रास्ते पर मेरे साथ कुछ हो सकता है। लेकिन आज जैसे ही पहली बार उस रास्ते से गुजरते टाइम मुझे वो आवाज सुनाई दी, तो दूसरी बार उस आवाज को सुनते ही मैं वहीं की वहीं रुक जाता हूँ। और रुकने के बाद जब मैं पीछे की तरफ पलट कर देखता हूँ तो मुझे पीछे की तरफ कोई भी दिखाई नहीं देता है। अब जैसे ही मुझे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दिया तो मैं फिर से अपने गानों को चालू करके उस हेडफोन में उनकी धुन के ऊपर हल्का हल्का अपने सिर को इधर उधर बीट के अकॉर्डिंग हिलाते हुए चलने लगता हूँ। लेकिन अभी मैं मुश्किल से 10 से 15 कदम चला ही था कि तभी जैसे ही वहां पर फिर से नीचे की तरफ उतरने के लिए घुमाव आया तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई पीछे से बहुत तेज दौड़ता हुआ आया है और उसने मेरे को हल्का सा धक्का मारा है। पर धक्का मारने के साथ साथ ही वो इंसान मेरे बगल से होते हुए नीचे अंधेरे में खाई में जाकर कूद गया है। और उस वक्त जिस टाइम मैं अपने फोन में उन गानों को चला रहा था और गाने सुनते सुनते जब मैं अपने फोन में कुछ देख भी रहा था तो उस दौरान मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे बगल से कोई साया बहुत तेजी से गुजरा है। लेकिन वो क्या चीज थी इसको मैं अच्छी तरीके से देख नहीं पाया था। पर जैसे ही मेरे साथ ये चीज हुई तो अब मैं थोड़ा सा घबरा जाता हूँ और घबराहट में मैंने अपने कानों के ऊपर से वो हेडफोन भी हटा दिया था और गानों को बंद करके मैं चुपचाप अब बस स्टैंड की तरफ जाने लगा था। अब जो बस स्टैंड था वो मेरे से मुश्किल से आधे किलोमीटर की दूरी पर ही बचा था। इसी वजह से मैं काफी तेजी से चलता हुआ उस तरफ जाने की कोशिश कर रहा था कि मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वहां तक पहुंच जाऊं। लेकिन उस आधे किलोमीटर के सफर को पैदल तय करने के दौरान भी मुझे कई बार ऐसा महसूस हुआ था कि जैसे कोई बहुत तेजी से मेरे साथ मेरे पीछे पीछे चल रहा है। लेकिन उस वक्त मैं इतना ज्यादा डर चुका था कि मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं पीछे की तरफ पलटकर ये देख सकूं कि क्या सच में कोई मेरे पीछे आ रहा है या फिर ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ सिर्फ मेरे मन का वहम है। लेकिन जब लगातार चलते हुए मैं उस बस स्टैंड के सामने पहुंच गया तो वहां पहुंचते ही मुझे थोड़ी सी राहत महसूस होती है। और उसके बाद वहां पर जो बगल में पानी पीने का लगा हुआ था मैं वहां जाता हूं और अपना थोड़ा सा मुंह धोकर खुद को रिलैक्स करता हूं। उसके बाद मैं अपनी रुमाल से मुंह पोंछते हुए जब उस बस स्टैंड के अंदर की तरफ गया जहां पर हर रोज बसें लगा करती थी तो वहां जाने पर मुझे दिखाई दिया कि आज उस बस स्टैंड पर लोगों की उतनी ज्यादा भीड़ नहीं है जितनी ज्यादा भीड़ मैं बाकी के दिनों जब अपने घर पर जाया करता था या फिर उस बस स्टैंड से बस पकड़कर जब मुझे कहीं और जाना होता था तो उस वक्त जो भीड़ वहां पर रहती थी आज की रात वो भीड़ वहां पर नहीं थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भला रात के वक्त भी किसी बस स्टैंड पर भीड़ कैसे हो सकती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि शायद आप भूल रहे हो कि इस वक्त आप एक ऐसी जगह की स्टोरी सुन रहे हो जिस जगह को टूरिस्ट पैलेस के रूप में इंडिया में चुनिंदा जगहों में गिना जाता है। यानी कि हिमाचल में देश के अलग अलग कोनों से लोग घूमने के लिए आते हैं और जरूरी नहीं है कि जो जितने भी लोग घूमने के लिए आते हैं उनके पास अपनी खुद की कोई पर्सनल कार हो ही। बहुत से लोग बसों के द्वारा भी वहां पर घूमने के लिए आते हैं। तो इसी वजह से सिर्फ उस बस स्टैंड पर ही नहीं बल्कि मेरे हिसाब से शायद हिमाचल की जितनी भी टूरिस्ट प्लेस वाली जगहें हैं और वहां के जितने भी बस स्टैंड हैं उन सभी बस स्टैंडों पर हमेशा भीड़ ही लगी रहती है। लेकिन उस रात जब मैंने उस बस स्टैंड पर वो भीड़ नहीं देखी तो मैं सोचता हूं कि भला आज लोग कहां चले गए हैं। हालांकि उस वक्त तक वहां पर सभी दुकानें खुली हुई थी और ऐसा भी नहीं था कि मुझे वहां बिल्कुल ही कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ लोग वहां पर इधर उधर टहल रहे थे और लगभग 20 से 25 लोग अपनी अपनी बस के आने का इंतजार करते हुए वहां पर जो बस स्टैंड के ऊपर बैठने वाली चेयर लगी हुई होती हैं उन पर बैठे हुए भी थे। और उसी दौरान मुझे भी वहां बगल में एक खाली चेयर दिखाई देती है तो मैं भी उस चेयर पर जाकर बैठ जाता हूं क्योंकि मेरी जो बस आने वाली थी वो रात के 12:30 बजे तक आने वाली थी। इसी वजह से अब मुझे लगभग 1 से 1.5 घंटे तक वहीं पर बैठे बैठे इंतजार करना था। लेकिन उस भारी भरकम ठंड और ऊपर से गिरती हुई स्नोफॉल की वजह से मुझे काफी ज्यादा सर्दी लग रही थी। अभी मैं मेरे मन में ऐसा सोच ही रहा था कि बगल वाले जो काका अपनी दुकान पर चाय बना रहे हैं मैं उनसे 1 गिलास चाय का ले ही आता हूँ। लेकिन तभी अचानक से ही एक बूढ़ी औरत मेरे पीछे आकर खड़ी होती है और उसके बाद मुझसे कहती है कि बेटा क्या चंदनपुर जाने वाली बस निकल गई है। अब जैसे ही मुझे ये आवाज सुनाई दी तो मैं झट से पीछे की तरफ पलट कर देखता हूँ
और जैसे ही मैं पीछे की तरफ पलट कर देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि उस वक्त मेरे पीछे एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई है जिसकी कमर हल्की सी आधी झुकी हुई है और उसने अपने एक हाथ में एक बड़ा सा थैला पकड़ रखा है। लेकिन उस वक्त उस थैला के अंदर क्या था ये मुझे दिखाई नहीं दिया। इसके साथ ही उसके दूसरे हाथ में एक लकड़ी थी जिसके सहारे वो उस तरीके से आधी झुकी हुई खड़ी थी। अब जैसे ही मैंने उस बूढ़ी औरत को ये बात बोलते हुए सुनी तो मैं काफी ज्यादा अचंभे में पड़ जाता हूँ, क्योंकि मैंने तो कभी भी किसी भी चंदनपुर नाम के गांव के बारे में नहीं सुना था और मेरे हिसाब से पूरे हिमाचल प्रदेश में शायद कोई चंदनपुर नाम का गांव था भी नहीं। तो फिर वो बूढ़ी औरत कौन से चंदनपुर गांव की बात कर रही थी ये उस वक्त मैं समझ नहीं पा रहा था। इसी वजह से मैं कुछ देर सोचने के बाद उस बूढ़ी औरत से कहता हूं कि माफ करिए माता जी, लेकिन मैं तो किसी भी चंदनपुर गांव के बारे में नहीं जानता हूं, आपको कहां जाना है? तो मेरे ऐसा कहते ही वो बूढ़ी औरत पीछे की तरफ से चलकर आती है और मेरे बगल में आकर बैठ जाती है। अब जिस तरीके से वो मेरे बगल में आकर बैठ रही थी उसके उस तरीके को देखकर मैं समझ गया था कि ये बूढ़ी औरत सच में ही किसी गांव की रहने वाली है, क्योंकि बैठने के दौरान वो अपने उस थैले को कभी इधर तो कभी उधर रखने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उस वक्त उस थैले में पता नहीं इतना ज्यादा क्या भरा हुआ था कि वो अपने साथ साथ उसको उस चेयर पर रख ही नहीं पा रही था। इसी वजह से मैं उसे कहता हूं कि अरे माता जी, थैले को तो नीचे ही रख दो। अब जैसे ही मैंने उस बूढ़ी औरत से ये बात बोली तो मेरे ऐसा बोलते ही वो एक झटके के साथ मेरी तरफ अपनी गर्दन घुमाकर देखती है और जब वो मेरे को उस तरीके से घूर कर देख रही थी तो मैं थोड़ा सा अजीब महसूस करता हूं। इसी वजह से मैंने उससे आगे कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। लेकिन फिर वहां बैठने के बाद सर्दी के मारे वो हल्की हल्की कपकपाने लगी थी। अब उस बूढ़ी औरत को उस तरीके से सर्दी में कपकपाते हुए देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं मेरे मन ही मन में सोचता हूं कि मैं अपने लिए तो चाय ला ही रहा हूं, तो क्यों ना एक कप इस बूढ़ी औरत के लिए भी ले आता हूं। ऐसा सोचकर मैं वहां से उठता हूं और बगल में जिस दुकान पर एक काका चाय बना रहे थे उनसे जाकर 2 कप चाय ले लेता हूं और उसके बाद आकर उस बूढ़ी औरत के बगल में बैठकर 1 कप उस बूढ़ी औरत को भी दे देता हूं। लेकिन पहले तो वो बूढ़ी औरत मुझसे वो चाय का कप लेने के लिए मना कर देती है, लेकिन फिर मेरे द्वारा कई बार कन्विंस करने के बाद वो मुझसे उस चाय के कप को लेकर पीने लगती है। लेकिन जिस वक्त वो बूढ़ी औरत उस कप से चाय पी रही थी उस दौरान जब मैं थोड़ा गौर से उसके चेहरे की तरफ देखता हूं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो चाय पीते पीते अजीब तरीके से मुस्कुरा रही है, जैसे कि शायद उसका कोई मकसद कामयाब होने वाला हो या फिर उसको आने वाली किसी चीज की खुशी मिलने वाली हो। लेकिन उस वक्त वो उस तरीके से क्यों मुस्कुरा रही थी ये मैं ठीक तरीके से नहीं समझ पा रहा था और ना ही उसके पीछे की जो असल वजह थी वो मुझे पता चल रही थी। अभी वो बूढ़ी औरत वहां पर बैठी बैठी चाय पी ही रही थी कि तभी बगल से एक आवाज आती है कि अरे अम्मा, तुम तो मुझे छोड़कर अकेली ही यहाँ पर चाय पी रही हो, तुम्हें तनिक भी हम पर दया नहीं आई जो तुम हमें अकेले ऐसे छोड़कर वहां से निकल आई। अब जैसे ही मैंने और उस बूढ़ी औरत ने वो आवाज सुनी तो हम दोनों ही बगल में पलट कर देखते हैं और जब उस बूढ़ी औरत के साथ साथ मैं भी उस तरफ देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि वहां पर एक 20 से 22 साल की जवान लड़की खड़ी हुई थी। लेकिन उसके पहनावे को देखकर मैं समझ गया था कि वो भी शायद उस बूढ़ी औरत की तरह ही किसी गांव की ही रहने वाली थी और फिर ऊपर से वो उस बूढ़ी औरत को अम्मा कहकर भी तो बुला रही थी, तो इसका मतलब वो उसको पहले से जानती थी। इसी वजह से मैं उस बूढ़ी औरत की तरफ आंखों से इशारा करते उससे पूछता हूं कि ये आपके साथ है? तो मेरे ऐसा पूछने पर वो बूढ़ी औरत मुझसे तो कुछ नहीं कहती है, पर उस लड़की की तरफ देखकर अपनी आंखों को काफी तेज बाहर निकालकर उससे कहती हैं कि तुमको किसने कहा था यहाँ आने के लिए? मैंने तुझसे कहा था ना कि मैं तेरे लिए खाने का इंतजाम कर दूंगी, पर तुझसे रहा नहीं जाता। अब जैसे ही उस बूढ़ी औरत ने उस लड़की से ये बात बोली तो मुझे उसकी ये बात समझ में नहीं आई कि आखिर वो बूढ़ी औरत उस लड़की के लिए किस खाने का इंतजाम करने की बात कर रही थी। पर तभी वो लड़की सामने की तरफ से बोलती है कि नहीं अम्मा, अब तो अपने चंदनपुर गांव चलकर ही कुछ खाना हो पाएगा, उससे पहले मुझे नहीं लगता कि अपने को कहीं पर खाना मिलेगा। पर उस लड़की के ऐसा कहते ही वो बूढ़ी औरत उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराती है और फिर जैसे ही वो बूढ़ी औरत धीरे धीरे उसकी तरफ मुस्कुराने लगती है तो उसको अपनी तरफ मुस्कुराते हुए देखकर अब वो लड़की भी बिल्कुल
एक वैसी ही कृपी सी मुस्कुराहट में मुस्कुराने लगी थी। अब उन दोनों को उस तरीके से एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर उनके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही थी, मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन तभी वो बूढ़ी औरत वहां से उठती है और फिर उस लड़की के साथ पता नहीं कहां चली जाती है। लेकिन जिस वक्त वो गई थी उस वक्त उसने अपना वो बड़ा सा थैला मेरे बगल में ही उस कुर्सी के ऊपर ही रखा हुआ छोड़ दिया था। पहले तो मुझे लगा कि शायद वो दोनों बगल में ही टॉयलेट करने के लिए गई हैं। लेकिन जब वो काफी देर तक नहीं आई तो मैंने सोचा कि बड़ी ही अजीब औरत थी। खुद तो गई वैसे गई, पर अपनी इस आफत को मेरे गले यहां पर छोड़ गई। अब अगल बगल के लोगों को लगेगा कि शायद ये मेरा ही सामान है। ऐसा सोचते हुए मैं खुद से कहता हूं कि भाई तू यहां से निकल ले, वरना लोग तेरे को जबरदस्ती इस सामान को अपने साथ उठाकर ले जाने के लिए कहेंगे। लेकिन तभी मेरे दिमाग में आता है कि जाने से पहले एक बार ये देख तो लूं कि आखिर वो बूढ़ी औरत इतने बड़े थैले में क्या लेकर आई है और उसने इसके अंदर ऐसा क्या भर रखा है जिसकी वजह से वो उसको एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करना चाहती थी। और अब अचानक से ही इसको यहाँ पर किसी लावारिस सामान की तरह छोड़कर चली गई है। ऐसा सोचते सोचते ही मैं उस थैले के ऊपर जो चैन लगी हुई थी उस चैन को पकड़कर हल्का सा खोलता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं उस चेन को पकड़कर हल्का सा खोलता हूँ तो हल्का सा खोलने के दौरान ही मुझे उसके अंदर कुछ सफेद सफेद सा दिखाई देता है। अब एक पल के लिए तो उस चीज को देखकर मैं थोड़ा सा घबरा जाता हूँ, क्योंकि उसके अंदर वो जो सफेद सफेद चीज थी वो कोई ऐसी वैसी चीज नहीं थी, बल्कि वो तो किसी इंसानी कंकाल की हड्डियां थी। अब हल्की सी चैन खोलने पर जब मुझे वो चीज दिखाई दी तो फिर मैं एक झटके के साथ ही उसको पूरा खोल देता हूँ। और जैसे ही मैं उसको पूरा खोलता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि उस थैले के अंदर काफी सारी इंसानी कंकाल की मुंडियां और उनके साथ में बहुत सारी हड्डियां भरी हुई हैं। उस वक्त मेरे हिसाब से उस थैले के अंदर लगभग 7 से 8 लोगों के शरीर का कंकाल हड्डियों के रूप में बिखरा हुआ था, जिसमें उनके सिर की मुंडी, हाथ पैरों की हड्डियां और बाकी का और भी बहुत कुछ सामान था। अब उस थैले में वो चीज देखते ही मैं काफी ज्यादा घबरा जाता हूँ और इससे पहले कि वो बूढ़ी औरत वहां पर वापस आती, उस कुर्सी से उठकर साइड में जहां पर 5 से 7 लोग खड़े हुए थे उस तरफ चला जाता हूँ। और फिर कुछ ही देर बाद जैसे ही रात का 12:30 बजे का वक्त होता है तो मेरे गांव जाने वाली वो बस भी आ जाती है। अब जैसे ही बस आती है तो सबसे पहले दौड़कर मैं ही उस बस के अंदर चढ़ता हूँ और फिर बस में जो सबसे पीछे वाली सीट थी उस पर जाकर बैठ जाता हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर मैं बस में सबसे पीछे वाली सीट पर ही क्यों बैठा था। तो मैं आपको बता दूं कि मैं रात को जब भी कभी सफर तय करता था तो हमेशा पीछे वाली सीट पर ही बैठा करता था, क्योंकि आगे वाली सीटों पर रास्ते में जो भी कोई सवारी बीच बीच में बस के अंदर चढ़ती थी तो फिर वो परेशान करती थी। यानी कि कभी इधर खिसकने के लिए बोलती थी तो कभी उधर खिसकने के लिए बोलती थी। लेकिन जब कोई भी पीछे जाकर बैठ जाता था तो वो सुकून से अपने सफर का मजा लेते हुए थोड़ी बहुत नींद भी निकाल सकता था। तो इसी वजह से मैं हमेशा ही पीछे वाली सीट पर बैठा करता था। अभी मुझे उस सीट पर बैठे हुए लगभग आधे घंटे का टाइम हुआ ही था और उस बस को भी उस बस स्टैंड से निकले हुए लगभग 20 मिनट का टाइम ही हुआ था कि तभी अचानक से ही एक घुमाव में जाकर वो बस रुक जाती है। हालांकि उससे पहले भी वो बस बीच में 2 बार 2 जगहों पर रुक चुकी थी और उन दोनों बार में ही उस बस में सवारियां चढ़ी थीं जो कि बीच रास्ते में से कई बार बस को हाथ दिखाकर रोक लेती थी। लेकिन जब तीसरी बार भी बस रुकी तो मैं सोचता हूं कि भला आज इस बस वाले को हो क्या रहा है, ये बार बार बस को क्यों रोक रहा है। लेकिन तभी अचानक से ही मुझे मेरे कानों में आगे की तरफ से एक आवाज सुनाई देती है और वो आवाज मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही थी। दरअसल वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसी बूढ़ी औरत की थी जो आधे घंटे पहले जब मैं उस बस स्टैंड पर मौजूद था उससे कुछ टाइम पहले मेरे बगल में बैठी हुई थी और जिसके उस थैले में वो कंकाल नुमा हड्डियां भरी हुई थी। हालांकि मैंने उस चीज के बारे में वहां पर किसी को भी नहीं बताया था और उस थैले की चेन को वापस बंद करके मैं चुपचाप ही वहां से निकलकर साइड में आ गया था, क्योंकि अगर मैं लोगों को उस चीज के बारे में बताता तो लोग तो यही सोचते कि मैंने ही उन लोगों को मारकर उनके कंकाल को उस थैली के अंदर डाला है और अब अनजान बनकर यह कह रहा हूं कि इस थैली में ये कंकाल ढले हुए हैं। इसी वजह से उस वक्त मैंने वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझी थी, पर जैसे ही मुझे दोबारा से उस बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई दी
तो मैं थोड़ा सा डर के मारे शक पका गया था। दरअसल जिस वक्त वहां पर वो बस रुकी हुई थी और जब मुझे वो आवाज सुनाई दे रही थी तो मुझे सुनाई दे रहा था कि बाहर की तरफ खड़ी खड़ी वो बूढ़ी औरत उस बस के कंडक्टर से कह रही थी कि चंदनपुर गांव जाना है, क्या ये बस चंदनपुर गांव जाएगी? तो उस दौरान जिस तरीके से मैंने उस बूढ़ी औरत को ये समझाने की कोशिश की थी कि माता जी मैं तो किसी भी चंदनपुर गांव के बारे में नहीं जानता, ठीक उसी तरीके से वो बस का कंडक्टर भी उस बूढ़ी औरत को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि मुझे बस कंडक्टर का काम करते हुए 10 साल का टाइम हो चुका है और मैं लगभग हिमाचल की हर जगह पर घूम चुका हूँ, लेकिन मैंने आज तक किसी भी चंदनपुर नाम के गांव के बारे में नहीं सुना। तो आप किस जगह पर जाना चाहती हैं ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जब बार बार उस कंडक्टर ने यही बात कही तो फिर वो बूढ़ी औरत उससे कहती है कि ठीक है, तुम हम लोगों को आगे वाले बस स्टैंड तक छोड़ देना, वहां से हम लोगों को चंदनपुर गांव की बस मिल जाएगी। उससे ऐसा कहकर वो बूढ़ी औरत जबरदस्ती ही अपने उस थैले को लेकर उस बस के अंदर चढ़ने लगी थी। और जिस वक्त मेरी नजर उस थैले के ऊपर पड़ी तो मुझे दिखाई दिया कि उस वक्त उसके हाथ में वही थैला था जिसमें वो इंसानों के कंकाल भरे हुए थे। लेकिन तभी मुझे दिखाई देता है कि उसके पीछे पीछे वही 20 से 22 साल की लड़की भी थी जो मुझे उस बस स्टैंड पर दिखाई दी थी। और जिस वक्त मैं पीछे वाली सीट पर बैठा बैठा सीट के पीछे से अपना चेहरा छुपाकर उनको देख रहा था, उस दौरान अचानक से ही गलती से मेरी और उस लड़की की नजरें मिल गई थी। और जैसे ही मेरी और उस लड़की की नजरें मिली तो मेरी तरफ देखते ही अचानक से ही वो लड़की अजीब तरीके से मुस्कुराती है, लेकिन उसकी वो मुस्कुराहट भी उस वक्त मुझे काफी ज्यादा डरावनी लग रही थी। इसी वजह से मैं झटके के साथ वापस से उस सीट के पीछे हो जाता हूँ और खिड़की के बिल्कुल पास में जाकर बैठ जाता हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि गलती से भी वो लोग मुझे दोबारा से देखें और दोबारा से मेरे पास आकर बैठ जाए। लेकिन तभी मुझे उस कंडक्टर की आवाज सुनाई देती है जो उनसे कह रहा था कि यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है, जो सबसे पीछे वाली सीट है उस पर जाकर बैठ जाओ और अपने इस थैले को भी वहीं लेकर जाओ। बीच बीच में बस से सवारियां उतरती रहती हैं और चढ़ती रहती हैं, तो ऐसे में लोगों को आने जाने में इस थैले की वजह से काफी दिक्कत हो सकती है। अब जैसे ही मैंने मेरे कानों में ये आवाज सुनी तो मेरा डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अब वो दोनों पीछे वाली सीट की तरफ ही आ रही थी। लेकिन ऐसे में उस वक्त मैं कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि उनके बस में चढ़ते ही बस वहां से रवाना हो गई थी और फिर कुछ ही देर में चलते चलते वो दोनों पीछे वाली सीट तक भी आ गई थी। पर जैसे ही वो पीछे वाली सीट तक आई और उस बूढ़ी औरत ने मुझे वहां पर बैठा हुआ देखा तो वो मुझसे कहती हैं कि अरे तुम तो यहां पर भी मिल गए, मैं तो सोच रही थी कि तुम हमारे हाथों से निकल गए। अब जैसे ही उस बूढ़ी औरत ने ये वाली लाइन बोली कि मैं तो सोच रही थी कि तुम हमारे हाथों से निकल गए, तो उसके ऐसा बोलते ही मैं थोड़ा शक पकाते हुए उसकी तरफ देखकर उससे कहता हूं कि आपका कहने का मतलब क्या है? तो मेरे ऐसा पूछते ही वो थोड़ी हंसते हुए मुझसे कहती हैं कि अरे बेटा, जिस वक्त तुम वहां मेरे बगल में बैठे हुए थे उस वक्त मैं सोच रही थी कि जब तुम्हारे साथ साथ मैं भी बस में चढ़ूंगी तो तुम मेरे इस थैले को बस में रखवाने में मेरी मदद कर दोगे। लेकिन जब मैं अपनी बेटी के साथ वापस वहां पर लौटी तो उस वक्त तक तुम तो वहां से जा चुके थे। इसी वजह से मैंने ऐसा सोचा कि कोई मदद करने वाला मिला था, लेकिन वो भी अब अपने हाथों से निकल गया। मुझसे ऐसा कहकर वो अपनी गार्डन को हल्की हल्की हिलाते हुए मेरे बगल में बैठ जाती है। लेकिन तभी उसके साथ में वो जो लड़की थी वो उससे जिद करने लगती है कि वो जिस जगह पर बैठी हुई है उस जगह पर वो बैठेगी। अब मेरे बगल में उस जगह पर बैठने की जिद करते हुए उस लड़की को जब मैंने देखा तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। लेकिन फिर उस लड़की के ऐसा कहते ही वो बूढ़ी औरत पहले तो उसके ऊपर थोड़ा गुस्सा करती है और उसके बाद खुद वहां से उठकर आगे वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है और उस लड़की को मेरे बगल में बैठा देती है। इसके साथ ही उस वक्त उनका वो जो थैला था वो भी मेरे और उस लड़की के बीच में हमारे पैरों के पास में ही रखा हुआ था। अब उस कंकाल वाले थैले को मेरे इतना करीब रखा हुआ देखकर मैं काफी ज्यादा डर जाता हूँ, क्योंकि उस वक्त भी मेरे मन में यही डर बैठा हुआ था कि अगर किसी और ने ये देख लिया कि उस थैले के अंदर कंकाल भरे हुए हैं तो इन लोगों के साथ साथ वो लोग मुझे भी कातिल ही समझेंगे। लेकिन फिर भी मैं ये कोशिश करता हूँ कि कैसे भी करके बस मेरा ये जो 4 से 5 घंटे का सफर है ये निकल जाए और मैं किसी भी तरीके से अपने गांव के बस स्टैंड तक पहुंच जाऊं।
अभी मैं ऐसा सोचते हुए चुपचाप सामने की तरफ देखकर बैठा हुआ अपने मन ही मन में कई बातें सोच ही रहा था कि तभी अचानक से ही मुझे महसूस होता है कि वो लड़की मेरी तरफ बार बार देख रही है और उस तरीके से देखकर काफी ज्यादा मुस्कुरा भी रही है। जब मैंने उस लड़की को उस तरीके से वो हरकत करते हुए देखा तो मैं मेरे मन में सोचता हूँ कि शायद ये लड़की दिमाग से थोड़ी पागल है। लेकिन तभी मैं उससे पूछ ही लेता हूँ कि आखिर तुम मुझे देखकर इस तरीके से क्यों मुस्कुरा रही हो। तो मेरे ऐसा पूछने पर वो लड़की मुझसे कहती है कि जब कोई चीज मुझे पसंद आ जाती है तो मुझसे हंसे बिना रहा नहीं जाता। अब जैसे ही मैंने उसके मुंह से ये बात सुनी तो मैं थोड़ा हकलाते हुए उससे पूछता हूँ कि क्या मतलब है कि कोई चीज पसंद आ जाती है तो मुस्कुराने से रहा नहीं जाता। आखिर तुमको मेरे में ऐसा क्या पसंद आ रहा है। तो मेरे ऐसा कहते ही वो लड़की अपनी गर्दन को थोड़ा सा मेरे करीब लाती है और फिर एक जोर की सांस लेते हुए कुछ सूंघने लगती है, जैसे कि उसको मेरे बदन के अंदर से कोई खुशबू आ रही हो और उसको वो उस तरीके से अपने नाक से काफी तेज खींचते हुए सूंघ कर वो ये जानने की कोशिश कर रही हो कि मेरे अंदर कितना रस भरा हुआ है या फिर कितना मिठास है। और फिर उस तरीके से मेरे थोड़ा करीब आकर काफी जोर से सांस लेने के बाद वो मुझसे कहती हैं कि आज तो बहुत मजा आने वाला है। मैंने आज से पहले ऐसा घोष किसी का नहीं चखा। मुझसे ऐसा कहकर वो वहां पर अजीब तरीके से हंसने लगी थी। अब जब मैंने उसको उस तरीके से हंसता हुआ देखा तो मुझे लगा कि शायद ये लड़की सच में ही दिमाग से थोड़ा पागल है। इसी वजह से मैं उससे थोड़ा दूर होते हुए खिड़की से चिपक कर उसे कहता हूं कि देखो तुम मुझसे दूर रहो और मुझसे इस तरह की बातें करने की जरूरत नहीं है। अब जब उस लड़की ने मेरे चेहरे पर थोड़े से डर वाले भाव देखे तो वो मुझको उस तरीके से डरता हुआ देखकर और भी ज्यादा हंसने लगी थी। लेकिन उस वक्त जब वो हंस रही थी तो अपने मुंह से कोई भी आवाज नहीं निकाल रही थी, बस वो मेरी तरफ देखकर हंसे ही जा रही थी। अब ये चीज हुए लगभग 5 से 7 मिनट का वक्त बीत चुका था और बस अपनी पूरी रफ्तार में हिमाचल की उन घुमावदार सड़कों पर चल ही रही थी कि तभी अचानक से ही मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसको देखते ही मेरी वहीं की वहीं फटकर विचित्र हो गई थी। दरअसल जिस वक्त मैं उस खिड़की वाली सीट के बिल्कुल पास में बैठा हुआ था और मेरे से लगभग 2 से 3 लोगों की बैठने की जगह छोड़कर पीछे वाली जो लंबी सीट होती है उस पर वो जो लड़की बैठी हुई थी, तो उस दौरान मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसको देखकर मेरी जान हलक में अटक गई थी। दरअसल जब वो मेरे बगल में बैठी हुई थी तो मेरी तरफ उसका जो आधा चेहरा था जो मुझे अपनी आंखों से दिखाई दे रहा था वो तो बिल्कुल किसी साधारण इंसान के जैसा ही लग रहा था। लेकिन तभी अचानक से ही जब बस चलाते चलाते एक ब्रेकर आया और उसकी वजह से जैसे ही बस का पीछे वाला टायर उस ब्रेकर के ऊपर से गुजरा और उस चीज की वजह से जब मैं और वो लड़की थोड़े से उछले तो तभी अचानक से ही दूसरी तरफ की जो खिड़की थी और उस खिड़की पर जो बस के कांच लगे हुए थे यानी कि जो शीशा लगा हुआ था, तो उस शीशे में जब मुझे उस लड़की का दूसरी तरफ का चेहरा दिखाई देता है तो उसके उस दूसरी तरफ के चेहरे को उस शीशे में देखते ही मेरी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उस शीशे में देखने पर मुझे दिखाई दे रहा था कि उस लड़की का दूसरी तरफ का जो चेहरा था वो इतना ज्यादा डरावना था कि अगर सच में उसका पूरा का पूरा चेहरा ही वैसा होता और उसको मैं उस वक्त देख लेता तो डर के मारे मेरी तो वहां पर चीख भी नहीं निकलती और हार्ट अटैक आने की वजह से मैं तो वही की वही काल के मुंह में समा जाता। अब एक पल के लिए तो जब मैंने वो चीज देखी तो मुझे लगा कि शायद वो सब कुछ मेरे मन का वहम है। इसी वजह से मैं 1-2 बार अपने हाथों से अपनी आंखों को मसलता हूँ और फिर दोबारा से उस लड़की के बगल वाली सीट पर वो जो शीशा लगा हुआ था जहां पर उसका चेहरा दिखाई दे रहा था, जब मैंने फिर से उस तरफ देखा तो इस बार भी उसका वो चेहरा बिल्कुल वैसा का वैसा ही दिखाई दे रहा था। दरअसल उस शीशे में मुझे दिखाई दे रहा था कि उस लड़की का दूसरी तरफ का जो चेहरा है वो पूरा का पूरा जला हुआ है और जलने के साथ साथ ही उसके उस तरफ के चेहरे से लावे की तरह खून के साथ साथ उसका जो मांस और जो खाल थी वो भी नीचे की तरफ लटक रही थी। साथ ही दूसरी तरफ की जो आंख थी वो किसी पॉपकॉर्न की तरह फूलने के बाद बाहर की तरफ निकली हुई थी और उसकी जो दूसरी तरफ वाली आंख बाहर निकली हुई थी वो इधर वाली आंख की तरह नॉर्मल नहीं थी, बल्कि वो साइज में इतनी ज्यादा मोटी थी कि जैसे वो किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी शुतुरमुर्ग की आंख हो। और साइज में उतनी बड़ी होने के साथ साथ वो पूरी तरीके से किसी मुर्गी के अंडे की तरह
बिल्कुल सफेद भी थी, जिसकी वजह से उसका वो दूसरी तरफ का चेहरा इतना ज्यादा खौफनाक और डरावना लग रहा था कि उस चीज को देखते ही मैं बिल्कुल हक्का बक्का रह गया था। इसके साथ ही जब फिर से उस बस के सामने सड़क पर कोई दूसरा ब्रेकर आया होगा और जब वो बस दोबारा से उसी तरीके से उछली होगी, तो उस दौरान उस बगल वाली सीट के ऊपर जो शीशा लगा हुआ था, वहां से जब मेरी नजर हटकर जिस सीट पर मैं और वो लड़की बैठे हुए थे, तो उसके जस्ट आगे वाली सीट पर ही वो जो बूढ़ी औरत बैठी हुई थी, उस बूढ़ी औरत के पैरों की तरफ मेरी नजरें जाती हैं। और जैसे ही मैं उस बूढ़ी औरत के पैरों की तरफ देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि उसके पूरे के पूरे पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं, यानी कि उसके दोनों पैर बिल्कुल उल्टे थे। और उल्टे होने के साथ साथ ही उसके पैरों की जो उंगलियां थी और उन उंगलियों के ऊपर जो नाखून थे, वो नाखून उसके पैरों की उंगलियों से भी ज्यादा लंबे थे। अब उन दोनों का वो उतना भयानक रूप देखकर मैं समझ गया था कि ये बाकी के लोगों की तरह कोई नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है, और ये जो कुछ भी है ये बहुत ही भयानक और डरावनी चीज है। इसके साथ ही मुझे इतना भी समझ में आ गया था कि ये कोई जिंदा इंसान भी नहीं है, बल्कि ये कोई भटकती हुई आत्मा या फिर कोई चुड़ैल या डायन है जो आज मेरा पीछा करते हुए इस बस तक आ गई है। लेकिन फिर तभी मैंने जो बात गीता में पढ़ी थी, वो बात मुझे याद आती है कि मरने के बाद तो किसी भी इंसान की आत्मा तुरंत ही किसी दूसरे जीव के शरीर में जन्म ले लेती है। लेकिन उस वक्त मेरी आंखों के सामने जो कुछ था वो उस बात को बिल्कुल गलत साबित कर रहा था। लेकिन अब मुझे इन सब चीजों के चंगुल में न फंसकर वहां से किसी भी तरीके से अपनी जान बचाकर निकलना था। इसी वजह से मैं उस चलती हुई बस में ही अपना मोबाइल निकालकर अपने मामा जी के नंबरों पर एक मैसेज डाल देता हूं और उस मैसेज में उनसे कहता हूं कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आगे वाले बस स्टैंड पर आ जाओ, क्योंकि मैं आज किसी भी हालत में घर पर नहीं पहुंच सकता और यहां पर मेरी जान को खतरा है। अब मैंने ये मैसेज डालकर छोड़ तो दिया था, लेकिन मैंने ये देखा नहीं था कि मामा जी ने उस मैसेज को देखा है या नहीं देखा है। और ये चीज देखे बिना ही मैं उस सीट से उठता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं उस सीट से उठता हूँ तो वो लड़की फटाक से बोल पड़ती है कि अरे इतनी जल्दी कहाँ चले। तो मैं उस लड़की को मुंह से तो कुछ नहीं बोलता हूँ और अपने हाथ की जो सबसे छोटी वाली उंगली थी वो दिखाकर उसको टॉयलेट करने का इशारा करता हूँ। उसको वो इशारा करके मैं जल्दी जल्दी आगे की तरफ निकल जाता हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि उस सीट से जस्ट आगे वाली सीट पर वो जो बूढ़ी औरत, अब उसको औरत कहूं या फिर कोई डरावना साया कहूं, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, पर उस वक्त मैं ये नहीं चाहता था कि वो मुझे आगे जाने से रोक ले। इसी वजह से मैं उससे बिना कुछ बोले ही निकल गया था। पर जैसे ही मैं उन दोनों से थोड़ा सा आगे निकला तो पीछे की तरफ से मुझे उन दोनों की आपस में कुछ बड़बड़ाने की आवाज सुनाई दी थी। शायद वो एक दूसरे से कुछ बात कर रही थी, लेकिन मैं तो गलती से भी पीछे की तरफ मुड़कर नहीं देखना चाहता था। और फिर जितना जल्दी हो सका उतना जल्दी बस से जो नीचे उतरने वाला जो गेट था उसके पास जाकर मैं कंडक्टर से कहता हूं कि मुझे यही की यही बस से नीचे उतरना है। तो मेरे ऐसा कहने पर कंडक्टर मुझसे पूछता है कि भला ऐसी भी क्या बात हो गई जो तुम्हें यही उतरना है। तो मैं उस कंडक्टर से भी यही कहता हूं कि मुझे बहुत भयंकर टॉयलेट लग रही है। तो मेरे ऐसा करने पर वो कंडक्टर मुझसे कहता है कि आगे दूसरा बस स्टैंड आने ही वाला है और वहां पर टॉयलेट करने की सुविधा भी है, तो तुम वहीं पर टॉयलेट कर लेना, क्योंकि बस 1 से 1.5 मिनट के लिए वहां पर रुकती भी है। अब उस कंडक्टर के ऐसा कहते ही मैं उससे कहता हूं कि नहीं, मुझे तो यही की यही उतरना है, क्योंकि मैं ये बात अच्छी तरीके से जानता था कि उस बस स्टैंड पर जाकर अगर मैं टॉयलेट करने के बहाने से बस से नीचे उतारूंगा भी तो फिर मुझे मजबूरी में वापस उस बस में चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि रात के उस वक्त मैं अकेला उस बस स्टैंड पर तो रह नहीं सकता था। और उस जगह पर बस स्टैंड से पहले ही उतारने के पीछे की मेरी सोच ये थी कि अगर मैं इस सड़क पर ही उतर जाऊंगा तो इस रास्ते से गुजरने वाली गाड़ियों से लिफ्ट लेकर मैं वापस या तो अपने मामा जी की होटल की तरफ या फिर आगे अपने गांव की तरफ निकल जाऊंगा, जिससे उस बूढ़ी औरत और उस डरावनी लड़की से मुझे छुटकारा मिल जाएगा, जो कि वास्तव में इंसान नहीं बल्कि चुड़ैल थी, जो कि शायद मेरा शिकार करने के मकसद से ही मेरे पीछे पीछे उस बस तक आई थी। अब जब मैं काफी ज्यादा जिद करने लगा तो उस बस कंडक्टर ने वही उस बस को रुकवा दिया और मैं उसी सुनसान सड़क पर बस के रुकते ही नीचे उतर जाता हूँ। अब मेरे नीचे उतरते ही वो बस फिर से रवाना होकर आगे की तरफ निकल जाती है
और कुछ ही देर बाद वहां पर पूरी तरीके से फिर से उस सड़क पर अंधेरा पसर जाता है। अब मैं आगे की तरफ जाने के बजाय वापस पीछे की तरफ ही चलने लगा था, यानी कि जिस तरफ से मैं उस बस में बैठकर आया था मैं उसी तरफ चलने लगा था, क्योंकि मेरी सोच यही थी कि अगर पहली बार में मुझे वापस होटल की तरफ जाने वाला ही कोई साधन मिल जाएगा तो मैं उसी में बैठकर निकल जाऊंगा, और अगर सामने की तरफ से कोई कार या बस आती हुई मुझे दिखाई देगी तो मैं उसमें बैठकर गांव की तरफ निकल जाऊंगा। यही सोचते हुए मैं अभी थोड़ा बहुत चला ही था, लेकिन उस दौरान उस सुनसान सड़क पर अपने आप को अकेला पाकर मैं काफी ज्यादा डर भी रहा था। पर तभी कुछ ही देर बाद मुझे सामने की तरफ से एक हेडलाइट की सी रोशनी दिखाई देती है। उस चीज को देखकर मैं सोचता हूं कि शायद कोई कार आ रही है, लेकिन जैसे जैसे वो हेडलाइट की रोशनी मेरे करीब आती गई वैसे वैसे ही मुझे समझ में आया कि वो कोई कार नहीं बल्कि कोई बस ही थी। अब बस को अपनी तरफ आता हुआ देखकर मैं सोचता हूं कि चलो अच्छी बात है, गांव की तरफ जाने के लिए मुझे दूसरी बस मिल गई, अब मैं इसमें बैठकर अपने गांव निकल जाऊंगा। यही बात सोचते हुए मैं उस बस वाले को काफी दूर से ही हाथ का इशारा करके बस रुकवाने की कोशिश करने लगता हूं, और मेरी ये कोशिश कामयाब भी हो जाती है। यानी कि उस बस के ड्राइवर ने मेरे पास लाकर बस को रोक दिया था, जिसके बाद मैं उस बस में चढ़ जाता हूं, और बस में चढ़ते ही उसका जो कंडक्टर था वो मुझसे कहता है कि आगे सीट खाली नहीं है, जो सबसे पीछे वाली सीट है उस पर जाकर बैठ जाओ, वहां पर 2-4 सीट खाली पड़ी हुई हैं। उसके ऐसा कहते ही मैं आगे से पीछे वाली सीट की तरफ जाने लगता हूं, लेकिन उस दौरान भी मेरे दिमाग में कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसकी वजह से मैं ये नोटिस करता कि ये बस का कंडक्टर मुझे पीछे वाली सीट पर जाने के लिए ही क्यों कह रहा है। लेकिन जैसे ही मैं उस पीछे वाली सीट तक पहुंचा तो इससे पहले कि मैं वहां जाकर बैठ पाता, ठीक उस बस की तरह ही इस बस में भी उस पीछे वाली सीट से जस्ट आगे वाली सीट के ऊपर मुझे वही बूढ़ी औरत बैठी हुई दिखाई देती है जो बूढ़ी औरत उस बस में बैठी हुई थी। और उसके बाद जैसे ही मेरी नजर उस पीछे वाली सीट पर गई और अचानक से ही आगे वाली सीट के पीछे से वो जो लड़की थी वो अपना हल्का सा चेहरा निकालकर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराती है, लेकिन इस बार उसका चेहरा देखते ही मेरे मुंह से एक बहुत भयानक चीख निकल गई थी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कुछ टाइम पहले उसके उस डरावने चेहरे के बारे में बताया था जो मुझे उस बगल वाली सीट में लगे हुए शीशे में दिखाई दे रहा था, तो अब उसका वो पूरा का पूरा चेहरा बिल्कुल वैसा ही था, और एक आंख की जगह उसकी दोनों आंखें बिल्कुल वैसे की वैसे ही थीं। इसके साथ ही एक तरफ का ही नहीं बल्कि दोनों तरफ का ही चेहरा पूरी तरीके से उसी हालत में जला हुआ था। पर अब जैसे ही उस चेहरे को देखकर मैं जोर से चीखा तो पीछे की तरफ से वो बस का कंडक्टर दौड़ता हुआ मेरे पास आता है और मुझको कहता है कि अरे क्या हुआ भाई साहब, आप इस तरीके से चीखें क्यों? तो उसके ऐसा कहते ही जब मैं उस बस कंडक्टर के चेहरे की तरफ देखकर अपने हाथ की एक उंगली से उस सीट की तरफ इशारा करके कहता हूं कि वहां पर वो जो लड़की बैठी हुई है उसका चेहरा काफी ज्यादा डरावना है, और वो लड़की कोई जिंदा लड़की नहीं है बल्कि उसके साथ में ये जो बुढ़ी औरत बैठी हुई है ये भी कोई चुड़ैल है। अब जैसे ही उस कंडक्टर ने मेरे मुंह से ये बात सुनी तो वो कंडक्टर मुझसे कहता है कि अरे भाई साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है, वहां पर तो कोई भी बैठा हुआ नहीं है। अब जैसे ही उस कंडक्टर ने मुझसे ये बात कही तो जब मैं दोबारा से पलटकर उस तरफ देखता हूं तो सच में ही वहां पर कोई नहीं था। इसके बाद मैं उस पीछे वाली सीट की तरफ जाकर दोबारा से झुककर भी देखता हूं, पर वो लड़की भी वहां पर नहीं थी। लेकिन अब उस चीज की वजह से मैं इतना ज्यादा डर चुका था कि मैंने उस कंडक्टर को साफ साफ कह दिया था कि मैं यहाँ पीछे की तरफ नहीं बैठूंगा, मुझे तो तुम्हारे बगल में वो जो सबसे आगे वाली सीट है वहीं पर बैठना है। तो मेरे ऐसा कहते ही वो कंडक्टर मुझसे कहता है कि आगे वाली सीट पर जो भी मुसाफिर हैं वो हल्की फुल्की नींद में हैं, और ऐसे में अगर मैं उनको उठाऊंगा तो वो मेरे ऊपर ही भड़क जाएंगे। पर उसके ऐसा कहने पर मैं उससे कहता हूं कि आपको चाहे जो कुछ भी करना पड़े लेकिन मैं पीछे नहीं बैठूंगा। तो फिर वो कंडक्टर वापस से मुझे अपने साथ लेकर आगे की तरफ जाता है, और वहां पर जो एक लड़का बैठा हुआ था वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाए ताकि मैं वहां बैठ सकूं, और किस्मत से वो लड़का उस बस कंडक्टर की बात मान भी जाता है, और फिर उस लड़के के वहां से उठते ही मैं उस सीट पर बैठ जाता हूं। अब उस सीट पर बैठे हुए मुझे लगभग 15 से 20 मिनट का टाइम हो चुका था, और मेरे को वहां बैठाने के बाद वो बस कंडक्टर अब हल्का फुल्का नींद में सुस्ताने लगा था, और उस दौरान उसकी दोनों आंखें बंद थीं। लेकिन मैंने जो चीज देखी थी
उसकी वजह से मैं जैसे ही अपनी आंखों को बंद कर रहा था तो मुझे वहीं उस लड़की का डरावना चेहरा और उस बूढ़ी औरत के वो पीछे की तरफ उल्टे हुए पर दिखाई दे रहे थे। इसी वजह से मैं चुपचाप अपनी सीट पर बैठा बैठा अपने गांव के बस स्टैंड के आने का इंतजार कर रहा था। लेकिन तभी अचानक से ही मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसको देखकर मैं समझ जाता हूं कि आज मैं जिंदा नहीं बचाने वाला हूं। दरअसल अगर आप में से भी किसी ने प्राइवेट बसों के अंदर सफर तय किया है तो उन्होंने देखा होगा कि बहुत सी बसों के अंदर बिल्कुल ठीक सामने की तरफ जहां से अपन बस में चढ़ते हैं वहीं पर ऊपर की तरफ एक टीवी रखने के जैसा कुछ बना हुआ होता है। और बहुत सी बसों में वहां पर टीवी रखा हुआ भी रहता है, क्योंकि जो लंबे रूट पर बसें चलती हैं उनमें मुसाफिरों का टाइम काटने के लिए वहां पर वो टीवी लगा हुआ होता है। लेकिन उस वक्त उस बस में वो जो टीवी वहां पर रखा हुआ था वो चल नहीं रहा था, जिसकी वजह से उसका जो शीशा था वो बिल्कुल पूरी तरीके से ब्लैक दिखाई दे रहा था। लेकिन ब्लैक दिखाई देने के दौरान उसमें पीछे की तरफ जितने भी लोग बैठे हुए थे उन सब की इमेज दिखाई दे रही थी, यानी कि वो उस वक्त एक आईने की तरह काम कर रहा था। तो उस चीज की वजह से जैसे ही एक पल के लिए मेरी उस टीवी वाले शीशे के ऊपर नजर पड़ी तो उसके ऊपर नजर पड़ते ही मुझे दिखाई देता है कि वो जो लड़की थी वो सबसे पीछे वाली सीट पर बिल्कुल बीच में बैठी हुई है। यानी कि जहां से अपन बस में चलकर पीछे की तरफ जाते हैं तो वो बिल्कुल उसके सेंटर में उस सीट पर बैठी हुई थी। और जिस वक्त वो वहां पर बैठी हुई थी उस दौरान वो जो लड़का अभी उस सीट से उठकर गया था जहां पर अब मैं बैठा हुआ था, उस लड़के की कटी हुई मुंडी उस लड़की के हाथों में थी और वो उस कटी हुई मुंडी से उसका खून पी रही थी। इसके साथ ही उसका जो चेहरा था वो बिल्कुल उतना का उतना ही डरावना था जितना मैंने पहले देखा था। पर वो चीज देखते ही मेरी डर के मारे घी बैठ जाती है और इस बार तो मैं चीख भी नहीं पाता हूं। लेकिन उस चीज को देखते ही मैं ये समझ गया था कि ये आज मुझे मौत के घाट उतार कर ही मानेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा दुख तो मुझे उस लड़के के लिए हो रहा था जिस बेचारे ने मुझे वहां पर सीट दी थी। अगर वो मुझको सीट ना देता और पीछे की तरफ उठकर ना जाता तो शायद वो उनके हाथों नहीं मारा जाता। लेकिन अब मुझे किसी भी तरीके से अपनी जान बचानी थी। इसी वजह से मैं उस बस कंडक्टर के बगल में जाकर बैठता हूँ और उससे इधर उधर की बातें करने लगता हूँ ताकि कैसे भी करके मैं अपने गांव वाले बस स्टैंड तक पहुंच जाऊं और मेरी जान बच जाए। इसके साथ ही मैंने मेरे गांव में घर पर अपने ताऊ जी को कॉल करके ये बोल दिया था कि मैं बस स्टैंड पर पहुंचने ही वाला हूं, पर मैं पहुंचूं उससे पहले वहां पर आप लोग मुझे लेने के लिए पहुंच जाओ, क्योंकि आज कुछ गुंडे मवाली लोग बस में मेरे पीछे पड़े हुए हैं जिनसे मेरा झगड़ा हो गया है। अब मेरी ये बात सुनकर आप लोग सोचेंगे कि मैंने घर वालों से झूठ क्यों बोला, तो मैं आपको बता दूं कि अगर मैं उनसे ये कहता कि मेरे पीछे कोई चुड़ैल या फिर भटकती हुई आत्मा पड़ी है तो वो लोग मुझे पागल समझते और वहां मुझे लेने के लिए नहीं आते। लेकिन जब मैंने उनसे ऐसी बात कही तो वो लोग तुरंत की तुरंत ही 4-5 एक साथ इकट्ठे होकर उस बस स्टैंड पर आ गए थे और फिर मुझे वहां से लेकर चले गए थे। पर घर जाने के बाद भी मैंने किसी को भी ये नहीं बताया था कि उस बस में मेरे साथ क्या हुआ था और वो बूढ़ी औरत और वो लड़की कौन थी। न ही मैंने उनके बारे में किसी भी प्रकार का घर पर जिक्र किया था। लेकिन फिर दूसरे दिन सुबह होते ही नहा धोकर मैं अपने घर वालों के कहने पर तैयार हो गया था, क्योंकि जैसा कि आपने कहानी की शुरुआत में सुना था कि उस दिन मुझे कोई लड़की वाले देखने आने वाले थे। लेकिन तभी मेरे पापा का फोन आता है और उस फोन पर कुछ देर बात करने के बाद वो मुझसे कहते हैं कि लड़की वाले तो यहाँ आ नहीं रहे, अपने को ही उनके घर जाना होगा, क्योंकि जो लड़की के पापा थे वो आज सुबह ही घर पर फिसल कर गिर गए हैं, जिसकी वजह से उनके पैर में चोट आ गई है। तो अब वो हम लोगों को ही अपने घर पर बुला रहे हैं। अब उनके ऐसा कहने पर मैं अपने घर वालों के साथ उस लड़की के घर पर चला जाता हूँ। जब हम लोग उनके घर पर गए तो उस दौरान सिर्फ उस लड़की का जो फादर था जिसका पैर टूट गया था वो ही वहीं पर बैठा हुआ था। लेकिन जैसे ही हम सभी लोग वहां जाकर बैठ गए तो उसके बाद वो आवाज देकर अंदर से किसी को बुलाता है। शायद उस वक्त उसने अपनी बीवी को या फिर अपनी लड़की को ही आवाज दी थी, जिसको देखने के लिए हम लोग वहां पर आए थे। लेकिन जैसे ही उसकी आवाज देने के बाद उसकी वो लड़की अपने हाथों में चाय लेकर बाहर आई तो उस लड़की का चेहरा देखते ही मेरी वही एक बार फिर से फटकार 75 की जगह 74 हो गई थी। क्योंकि जैसे ही वो लड़की बाहर आई तो जब मुझे उसका चेहरा दिखाई दिया तो मैं देखता हूं कि वो लड़की तो और कोई नहीं बल्कि वही लड़की थी जो पिछली रात उस बस में बैठी हुई थी।
और जिसका वो डरावना चेहरा मुझे अच्छी तरीके से दिखाई दिया था। अभी मैं वो चीज देखकर बिल्कुल हक्का बक्का रहा ही था कि तभी उसके पीछे पीछे ही एक औरत भी निकल कर आती है। और वो औरत और कोई नहीं बल्कि वही बूढ़ी औरत थी जो पिछली रात उस लड़की के साथ में थी। लेकिन जो ताज्जुब वाली बात थी वो ये थी कि पिछली वाली रात तो वो किसी बूढ़ी औरत की तरह दिखाई दे रही थी जो एक लकड़ी के सहारे चल रही थी। लेकिन अब सुबह तो जब हम वहां पहुंचे थे तो वो बिल्कुल एक अधेड़ उम्र की औरत ही लग रही थी जो बिना लकड़ी के सहारे ही चल सकती थी। लेकिन उसके चेहरे को देखकर मैं पहचान गया था कि ये वही औरत है, यानी कि ये वही चुड़ैल है। और जिस दौरान वो लड़की अंदर की तरफ से निकलकर चाय हाथ में लेकर बाहर आई थी, उस दौरान वो लगातार मेरी तरफ देखकर ही अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। अब जब वो मेरी तरफ देखकर उस तरीके से मुस्कुरा रही थी तो घर वालों को तो ये लग रहा था कि शायद लड़की मुझे देखकर शर्मा रही है, पर उसकी उस मुस्कुराहट के पीछे की जो खौफनाक सच्चाई थी वो सिर्फ मैं ही जानता था। इसी वजह से मैं वहां से डरते हुए भागकर उस घर से बाहर आ जाता हूं। और मेरे उस तरीके से भागकर बाहर आने के बाद मेरे घर वाले भी मेरे पीछे पीछे आ जाते हैं। जब वो लोग वहां आकर मुझसे पूछते हैं कि आखिर बात क्या है, तो मैं उन लोगों से कहता हूं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहां से अपने घर के लिए निकल लो, यहां अपनी जान को खतरा है। और फिर घर आने के बाद पिछली रात को जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था और वो जो लड़की और वो बूढ़ी औरत थी, मैंने उन सब चीजों के बारे में अपने घर वालों को बता दिया था। मेरे मुंह से वो सच्चाई सुनने के बाद घर वालों को भी यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे साथ जो कुछ हुआ था वो सच में ही हुआ था या फिर मेरे मन का कोई वहम था। लेकिन मैं ही जानता था कि वो जो कुछ भी था वो कितना ज्यादा भयानक और डरावना था, क्योंकि मैं आज तक भी उस घटना को भुला नहीं पाया हूं। हर किस्सा एक सवाल छोड़ जाता है, क्या ये सच था या बस एक रूहानी एहसास? कभी कोई परछाई पीछा छोड़ जाती है तो कभी किसी आवाज की गूंज देर तक कानों में ठहर जाती है। पर एक बात तो तय है, जहां भी डर है वहां कोई कहानी जरूर है। तो आज के रूहानी सफर का यही था एक और किस्सा। पर याद रखना, रूहें कभी पूरी तरह जाती नहीं, वो बस अगली कहानी का इंतजार करती है। तो फिर मिलेंगे एक नए डर, एक नए राज और एक नई रूहानी कहानी के साथ।